नमस्कार। आज के इस विशेष ऐतिहासिक विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम इतिहास के एक ऐसे शानदार और स्वर्णिम अध्याय की बात करने जा रहे हैं जो अक्सर मुख्य धारा की चर्चाओं में कहीं छिप सा जाता है। हम एक ऐसे युद्ध को डिकोड करेंगे जिसने रातों रात एक बहुत विशाल साम्राज्य की नींव हिलाकर रख दी थी। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस रोमांचक सफर पर चलते हैं। जरा सोचिए, कर्नल जेम्स टॉड जैसे मशहूर ब्रिटिश इतिहासकार ने अरावली की पहाड़ियों में लड़े गए इस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन क्यों कहा होगा? आखिर इसमें ऐसा क्या था? दरअसल ये तुलना बहुत ही गहरी है। जिस तरह प्राचीन काल के मैराथन युद्ध में एक छोटी सी यूनानी सेना ने एक विशाल और ताकतवर फारसी साम्राज्य को धूल चटा दी थी ना, ठीक वैसे ही दिवेर में महाराणा प्रताप ने अपनी बहुत ही सीमित सैन्य शक्ति के साथ शक्तिशाली मुगल साम्राज्य को एक करारी और निर्णायक शिकस्त दी थी। आगे बढ़ने से पहले चलिए कुछ बुनियादी बातें साफ कर लेते हैं। साल था 1582। जगह थी राजस्थान के राजसमंद जिले का देवेर, और यहाँ दो बड़ी ताकतें बिल्कुल आमने सामने खड़ी थीं। एक तरफ थे मेवाड़ के अदम्य महाराणा प्रताप और दूसरी तरफ था मुगल बादशाह अकबर का भारी भरकम लश्कर, जिसका नेतृत्व उसका खास सेनापति सुल्तान खां कर रहा था। सच मानिए, यह कोई छोटी मोटी झड़प नहीं थी, यह एक आर पार की लड़ाई थी। भाग 1, मेवाड़ का निरंतर संघर्ष। इस युद्ध की अहमियत समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। हल्दी घाटी के युद्ध को पूरे 6 साल बीत चुके थे। परिस्थितियां बेहद मुश्किल थीं, लेकिन महाराणा प्रताप, उन्होंने समर्पण करने से साफ इनकार कर दिया था। ये टाइमलाइन हमें बताती है कि ये संघर्ष कितना लंबा और थका देने वाला था। 1576 की हल्दी घाटी से लेकर 1582 तक अरावली के घने जंगलों में लगातार गुरिल्ला युद्ध चलता रहा। मतलब दिवेर का युद्ध कोई रातों रात हुई घटना नहीं थी, बल्कि ये दशकों से चले आ रहे एक लंबे संघर्ष का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। भाग 2, रणनीति और युद्ध की तैयारी। अब एक बड़ा सवाल यह है कि हल्दी घाटी के बाद जंगलों में निर्वासित जीवन बिताते हुए एक बिखरी हुई सेना को दोबारा खड़ा कैसे किया गया? इसका एक ही जवाब है, भामाशाह। इतिहास में इन्हें मेवाड़ का उद्धारक ऐसे ही नहीं कहा जाता। इन्होंने अपनी जिंदगी भर की पूरी संपत्ति महाराणा प्रताप के कदमों में रख दी। इसी बेमिसाल आर्थिक मदद से हथियारों और रसद का इंतजाम हुआ और सेना दोबारा खड़ी हो पाई। सच कहें तो भामाशाह के इस त्याग के बिना देवेर का ये महासंग्राम शायद कभी मुमकिन ही नहीं हो पाता। लेकिन क्या सिर्फ पैसा और सेना ही काफी हैं? बिल्कुल नहीं। एक बड़ा सवाल अभी भी अपनी जगह पर था। जंगलों में रहने वाली एक निर्वासित सेना उस समय के सबसे बेहतरीन हथियारों से लैस विशाल मुगल साम्राज्य को कैसे हरा सकती है? इसका जवाब छिपा था एक बहुत ही अचूक और चतुर रणनीतिक बदलाव में। और ये रणनीति का बदलाव वाकई में कमाल का था। देखिए, मुगलों की सबसे बड़ी ताकत थी उनका भारी तोपखाना, जो खुले मैदानों में तो तबाही मचा सकता था, लेकिन अरावली के दुर्गम और ऊबड़-खाबड़ पहाड़ों में वहां वो बिल्कुल बेकार हो गया। मुगलों को वहां के टेढ़े-मेढ़े रास्तों का कोई अंदाजा नहीं था। इसके उलट मेवाड़ी योद्धा उन्हीं पहाड़ों में पले बड़े थे। उनकी गजब की फुर्ती, पहाड़ों पर तेजी से चढ़ने उतरने की क्षमता और अचानक हमला करने की उनकी तकनीक ने इस भारी भरकम मुगल सेना को पूरी तरह से चकमा दे दिया। भाग 3, देवेर का ऐतिहासिक संग्राम। देवेर में मुगलों ने अपनी एक बहुत बड़ी सैनिक चौकी बना रखी थी, जहां से वो स्थानीय लोगों पर अत्याचार करते और भारी कर वसूलते थे। महाराणा प्रताप का प्लान बिल्कुल साफ था, इसी चौकी पर एक अचानक, तेज और बिल्कुल सटीक स्ट्राइक करना। महाराणा प्रताप और उनके बेटे कुंवर अमर सिंह के नेतृत्व में मेवाड़ी सेना पहाड़ों के गुप्त रास्तों से आई और सीधा देवेर पर टूट पड़ी। मुगलों की भारी तोपें खामोशी रह गईं और देखते ही देखते पूरी मुगल सेना में बुरी तरह अफरा तफरी मच गई। और अब आता है इस युद्ध का वो सबसे रोंगटे खड़े कर देने वाला क्षण, जिसे इतिहास कभी भुला नहीं पाया। युद्ध के मैदान में महाराणा के बड़े बेटे कुंवर अमर सिंह ने ऐसा शौर्य दिखाया जिसकी कल्पना भी मुश्किल है। उन्होंने मुगल सेनापति सुल्तान खां पर अपने भारी भाले से इतनी ताकत के साथ प्रहार किया कि वो भाला सुल्तान खां के शरीर को चीरता हुआ उसके घोड़े को भी आर पार कर गया। यकीन मानिए, इस एक अचूक वार ने और इस खौफनाक मंजर ने पूरी की पूरी मुगल सेना का मनोबल वहीं चकनाचूर कर दिया। भाग 4, गुरिल्ला युद्ध नीति की सफलता। सुल्तान खां के गिरते ही मुगल सेना जान बचाकर भागने लगी, लेकिन हमें यह समझना होगा कि ये ऐतिहासिक जीत सिर्फ एक भाले के प्रहार का नतीजा नहीं थी। इस शानदार जीत के पीछे महाराणा प्रताप की गुरिल्ला रणनीति के 6 पक्के स्तंभ थे। आइए इन्हें फटाफट देखते हैं। पहला, भूगोल का सही इस्तेमाल।
दूसरा, अचानक और तेज हमले जिससे दुश्मन को संभलने का मौका ही न मिले। तीसरा, सीधा लीडर यानी सेनापति को निशाना बनाना। चौथा, सेना को हल्का और तेज रखना। पांचवा, स्थानीय लोगों का पूरा समर्थन। और छठा, सबसे जरूरी, नैतिक श्रेष्ठता, क्योंकि जो सेना अपनी मातृभूमि की आज़ादी के लिए लड़ रही हो, उसका हौसला किसी भी हमलावर सेना से हमेशा मीलों ऊपर होता है। भाग 5 विजय के दूरगामी परिणाम। इस युद्ध के नतीजे इतने भयानक थे कि उन्होंने इतिहास की धारा ही मोड़ दी। 26 नहीं, पूरे 36, जी हां, 36 मुगल चौकियां और थाने इस एक अकेले झटके में पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिए गए। जो मुगल सेना मेवाड़ में खुद को अजय समझ रही थी, उसे अपनी जान बचाकर वहां से सीधा अजमेर की तरफ भागना पड़ा। अगर हम युद्ध से पहले और बाद की स्थिति की तुलना करें तो तस्वीर बिल्कुल बदल चुकी थी। सिर्फ चित्तौड़ और मांडलगढ़ को छोड़ दिया जाए तो रातों रात लगभग पूरा का पूरा मेवाड़ मुगलों के चंगुल से आज़ाद हो गया। महाराणा प्रताप ने शान से कुंभलगढ़ को वापस जीत लिया। कई इतिहासकार तो ये तक मानते हैं कि देवेर की ये जीत हल्दी घाटी से भी ज़्यादा अहम थी, क्योंकि इसके बाद 1585 आते आते अकबर का मेवाड़ फतेह करने का पूरा अभियान हमेशा के लिए ठप पड़ गया। भाग 6, मेवाड़ का मैराथन का असली अर्थ। तो अब जब हम इन सारे तथ्यों, इस कमाल की रणनीति और उस अदम्य साहस को एक साथ रखकर देखते हैं, तो हमें समझ में आता है कि इसे मेवाड़ का मैराथन आखिर क्यों कहा गया। ये सिर्फ दो सेनाओं के टक्कर नहीं थी दोस्तों, ये इस बात का एक जीता जागता धड़कता हुआ सबूत है कि जब दिल में अपनी मातृभूमि को बचाने का अटल संकल्प होना, तो कम संसाधन कभी आपकी राह नहीं रोक सकते। आपकी रणनीति और कभी हार न मानने वाला आपका जज्बा दुनिया की किसी भी बड़ी से बड़ी ताकत को घुटनों पर ला सकता है। हम अपने आज के इस विश्लेषण को महाराणा प्रताप के जीवन के उस मूल सिद्धांत के साथ खत्म करेंगे, जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। जो दृढ़ राखे धर्म को, तिही राखे करतार। मतलब, जो इंसान अपने कर्तव्य और अपने धर्म पर बिना डगमगाए टिका रहता है, खुद ईश्वर भी उसी की रक्षा करते हैं। देवेर का ये युद्ध इसी बात का सबसे बड़ा ऐतिहासिक प्रमाण है। जाते जाते ये सवाल खुद से जरूर पूछेगा, क्या आज के इस आधुनिक समय में भी हम अपने जीवन के लक्ष्यों के प्रति ऐसा ही अटूट दृढ़ संकल्प रख सकते हैं? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार एक ऐसे ही दिलचस्प विषय के साथ फिर मिलेंगे।